हेलो बच्चों, मेरा नाम डॉक्टर दिनेश और स्वागत है आपका हमारे एजुकेशनल चैनल पे। लास्ट लेक्चर में हमने डायमेंशंस के बारे में पढ़ा और उसके साथ ही हमारी यूनिट 2 भी कंप्लीट हुई। अगर उसके बारे में आपको कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में या फेसबुक पेज पे लिख कर हमसे पूछ सकते हैं। मैं उन डाउट्स को क्लियर करने की पूरी कोशिश करूँगा। तो आज हम क्लास 11 की यूनिट 3 स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा ये लेक्चर। तो आज के लेक्चर में हम 3rd यूनिट के बेसिक्स के बारे में पढ़ेंगे, जैसे कि मोशन क्या होता है, पोजीशन, पाथ लेंथ और डिस्प्लेसमेंट के बारे में पढ़ेंगे। फिर हम एवरेज वेलोसिटी, एवरेज स्पीड के बारे में पढ़ेंगे और फिर हम एक्सेलरेशन और एवरेज एक्सेलरेशन के बारे में भी पढ़ेंगे। इसके साथ साथ हम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन के बारे में भी पढ़ेंगे। तो इस यूनिट के शुरू करने से पहले मैं आपको बताऊं कि इस यूनिट में हम जनरली मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन ही कंसीडर करेंगे। और दूसरी बात, ऑब्जेक्ट का साइज हमेशा हम पॉइंट ऑब्जेक्ट कंसीडर करेंगे। पॉइंट ऑब्जेक्ट का मतलब होता है जब ऑब्जेक्ट का साइज बहुत ही छोटा हो एज कंपेयर टू द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय इट। तो चलिए सबसे पहले हम बहुत ही बेसिक्स की बात करते हैं। मोशन क्या होता है? देखिए, जब हम चल रहे हैं, दौड़ रहे हैं या गाड़ियां चल रही हैं, भाई हवाई जहाज चल रहा है या धरती सूरज के चारों चक्कर लगा रही है, वो सब क्या है? वो एक मोशन ही तो है। तो मोशन का एक बहुत ही छोटा सा मीनिंग ये होता है कि अगर आपकी पोजीशन टाइम के साथ चेंज हो रही है तो हम बोलेंगे कि आप मोशन में हैं। फिर चाहे आप बाइक पे हो, गाड़ी में हो, पैदल हो, कैसे भी हो, यू विल बी कॉल्ड इन मोशन इफ यूर पोजीशन इज चेंजिंग विद टाइम। तो अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं कि पोजीशन क्या होती है, पाथ लेंथ और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। तो आइए सबसे पहले हम पोजीशन को समझने की कोशिश करते हैं। तो उसके लिए एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए आप घर से घूमने के लिए निकले और आप अपने मोबाइल से अपनी लोकेशन जो है वेबसाइट्स पे डाल रहे हैं कि अभी मैं बॉम्बे में हूँ, अभी बेंगलोर में हूँ, अभी मैं चेन्नई में हूँ, अभी मैं कन्याकुमारी हूँ। तो अगर मैं आपके घर को आपकी ओरिजिन मानूँ तो वो जो लोकेशन आप डाल रहे हो वो आपकी एक्चुअली में पोजीशन है। जैसे कि मान लेते हैं यहाँ पर पोजीशन को समझने के लिए मैं, ये ओरिजिन हो गया, ये एक्स एक्सिस है, ये पॉजिटिव डायरेक्शन है आपकी, और ओरिजिन के लेफ्ट साइड में जो है वो नेगेटिव डायरेक्शन है, जो कि हमने -x से दिखाया है। पॉजिटिव को हमने +x से दिखाया है, लेकिन प्लस लगाना जरूरी नहीं होता, लेकिन माइनस लगाना जरूरी होता है। तो मान लेते हैं कोई किसी की पोजीशन A है, B है, मान लो ये 10 मीटर पे है, ये आपकी 40 मीटर पे है, मान लेते हैं, मैं इसकी यूनिट मीटर मान के चल रहा हूँ। तो ये पोजीशन A है, पोजीशन B है, इसी तरह मान लेते हैं पोजीशन C हुई, पोजीशन D हुई, कुछ भी हो सकती है। तो जो आपकी ये पोजीशन है वो राइट डायरेक्शन में भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है और आपकी नेगेटिव डायरेक्शन भी हो सकती है। तो पोजीशन आपकी कहीं पर भी ओरिजिन के विद रिस्पेक्ट में हो सकती है। तो उसके बाद हम बात करते हैं पाथ लेंथ की। पाथ लेंथ में क्या होता है, जैसे मान लेते हैं कोई ऑब्जेक्ट जो है, अगर मैं पाथ लेंथ की मैं बात करूं तो कोई ऑब्जेक्ट O से A गया और A से फिर वो B गया, तो पाथ लेंथ कितना हुआ? पाथ लेंथ हम अगर मेजर करेंगे तो कितना होगा? तो OA कितना है? 10। OA प्लस AB इज द पाथ लेंथ। तो OA कितना है? 10 है। और AB कितना है? दोनों के डिफरेंस 30। तो अगर मैं बोलूँगा कि अगर ऑब्जेक्ट O से चल के A गया, A से चल के B पे रुक गया, तो टोटल पाथ लेंथ कितना हुआ हमारा? 40 मीटर हुआ, हमारी यूनिट मीटर है। तो ये पाथ लेंथ क्या होता है? पाथ लेंथ इज द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट। उसके बाद हम बात करते हैं बहुत इंपॉर्टेंट डिस्प्लेसमेंट की। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? देखिए, डिस्प्लेसमेंट
एक वेक्टर क्वांटिटी होती है और डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है भाई अगर किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन जो चेंज होती है तो द डिफरेंस बिटवीन द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन उसको हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। इसको हम डेल्टा x से दिखाते हैं। डेल्टा x इज x2 माइनस x1, जहाँ पर x2 जो है वो फाइनल पोजीशन है और x1 जो है वो आपकी इनिशियल पोजीशन, यानी जहाँ से मोशन स्टार्ट हुई थी। जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ, स्ट्रेट लाइन से हट के मैं आपको बता रहा हूँ। ऐसे ऑब्जेक्ट गया, फिर ऐसे गया, फिर ऐसे गया, फिर ऐसे गया। मान लेते हैं ऑब्जेक्ट ए से स्टार्ट हुआ, बी गया, सी गया, फिर डी पे गया और आखिरी में ई पे जाके वो हो गया बंद। तो ए जो होगी वो हमारी x1 होगी और जो ई होगी हमारी x2 होगी और ये जो होगा यानी x2 माइनस x1, दिस विल बी द डिस्प्लेसमेंट, यानी EA दैट विल बी डेल्टा x x2 माइनस x1। और अगर मैं पाथ लेंथ की बात करूंगा तो पाथ लेंथ जो होगा आपका यहां पर कितना होगा, AB प्लस BC प्लस CD प्लस DE, वो आपका सारा का सारा पाथ लेंथ होगा। AB फिर BC CD प्लस DE, वो आपका पाथ लेंथ हुआ। और द डिफरेंस बिटवीन द फाइनल पोजीशन एंड द इनिशियल पोजीशन x2 माइनस x1, ये होगा आपका डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी होती है और डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू पॉजिटिव हो सकती है, नेगेटिव हो सकती है और जीरो भी हो सकती है। अब जीरो कैसे, मैं आपको बताता हूँ। मान लेते हैं ये वाला ऑब्जेक्ट घूम के वापस ए पे आ गया, ठीक है, वापस ये ए पे ही आ गया, तो जो आपकी फाइनल पोजीशन और इनिशियल पोजीशन क्या होगी, सेम हो गई। तो x2 माइनस x1 क्या होगा, जीरो हो गया। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट घूम के अपनी इनिशियल पोजीशन पे आ जाता है तो उसका डिस्प्लेसमेंट तो जीरो हो जाता है, लेकिन पाथ लेंथ में तो फिर वही AB प्लस BC प्लस CD प्लस DE प्लस EA हो जाएगा। तो आप गौर कीजिएगा कि पाथ लेंथ होता है टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय इट और डिस्प्लेसमेंट होता है द डिफरेंस बिटवीन द फाइनल एंड इनिशियल पोजीशन। और अगर फाइनल और इनिशियल पोजीशन किसी ऑब्जेक्ट की सेम है तो डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाएगा। तो ये एक छोटा सा एग्जांपल था आपको समझाने के लिए। तो अब हम इसमें एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि मैं पहले केस 1 लेता हूं कि जब ऑब्जेक्ट O से A गया और A से फिर B गया तो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। डिस्प्लेसमेंट को मैं D से दिखा रहा हूं। तो O से A गया, A से B गया, तो फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, फाइनल पोजीशन कितनी है 40 मीटर और इनिशियल पोजीशन कितनी है 0, तो कितना होगा हमारा 40 मीटर होगा। अगर मैं यूनिट भूल भी जाऊं तो आप लिखना ना भूलें, क्योंकि हर मेजर्ड क्वांटिटी की एक यूनिट होती है, तो बिना यूनिट के किसी क्वांटिटी की कोई मीनिंग नहीं होता, कोई सिग्निफिकेंस नहीं होता। तो ये हुआ डिस्प्लेसमेंट इस केस के अंदर। अगर अब हम सेकंड केस की बात करें, जब मान लेते हैं ऑब्जेक्ट O से A गया, फिर A से B गया और B से फिर वो C गया, तो अब डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। फाइनल पोजीशन कितना है -10 और इनिशियल पोजीशन कितना था 0, तो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा -10 मीटर। आपने देखा ऑब्जेक्ट यहां से चला, A पे गया, फिर B पे गया, फिर वापस C पे आ गया, तो फाइनल पोजीशन -10 और इनिशियल तो 0 थी, तो कितना हुआ -10 मीटर। तो ये डिफरेंस होता है, आपने देखा ये नेगेटिव भी हो सकता है। तो डिस्प्लेसमेंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी जिसकी मैग्नीट्यूड भी होती है और जिसकी डायरेक्शन भी होती है। वेक्टर्स और स्केलर के बारे में आई गेस आप आगे आने वाली यूनिट्स में पढ़ेंगे तो
कुछ ज़्यादा क्लियर उस टाइम पे होगा। तो इस टाइम पे बस आप इतना ध्यान रखिए कि जो डिस्प्लेसमेंट होता है एक वेक्टर क्वांटिटी होता है जिसकी सिर्फ मैग्नीट्यूड ही नहीं होती, उसकी डायरेक्शन भी होती है। तो डिस्प्लेसमेंट को हम इस फॉर्मूले से निकालते हैं, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। तो ये एक उदाहरण था आपको समझाने के लिए कि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है और पाथ लेंथ क्या होता है। चलिए अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो चलिए अब हम वेलोसिटी के बारे में पढ़ते हैं कि वेलोसिटी क्या होती है। वेलोसिटी की अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो वेलोसिटी होती है द रेशियो ऑफ चेंज इन डिस्प्लेसमेंट टू द टाइम इंटरवल डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी, जहाँ पे डेल्टा एक्स आपका वही x2 माइनस x1 है और t2 और डेल्टा टी t2 माइनस t1 है, वेयर x1 इज द पोजिशन एट टाइम t1 एंड x2 इज द पोजिशन एट टाइम t2। अब फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कोई ऑब्जेक्ट चला O से चला और वो A पे पहुंचा 8 सेकंड में और B पे पहुंचा वो 10 सेकंड में, यानी मैं पता लगाना चाहता हूं कि जब वो A से B गया तो उसकी वेलोसिटी कितनी थी। तो मैं कैसे निकालूंगा, x2 कितना है, x2 इज 40, x1 कितना है 10, ठीक है। टाइम t2 कितना है, यहाँ पे जब था तो 8 सेकंड हुए थे और 2 सेकंड बाद ही पहुंच गया था, यानी t2 तो हमारा 10 और t1 कितना है 8, तो 40 में से 10 गए 30 डिवाइडेड बाई 2, सॉरी ये आपका मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड। तो ये हो गया आपका 15 मीटर पर सेकंड। तो जब ऑब्जेक्ट A से B गया तो उसकी एवरेज वेलोसिटी कितनी थी 15 मीटर पर सेकंड। तो इसी तरह आप कहीं से भी कहीं तक की निकाल सकते हैं। तो आपको सिर्फ क्या चाहिए, आपको चाहिए x2 x1 और t2 t1। अगर ये वैल्यूज आपको पता हैं तो आप आराम से एवरेज वेलोसिटी निकाल सकते हो बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला। तो अब एक आता है कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होती है। इंस्टेंटेनियस मतलब at a particular time। तो instantaneous velocity is the velocity of an object at a particular time। जैसे मैंने कहा कि भाई वो जब 8 सेकंड पे था तो ऑब्जेक्ट यहाँ पे था और जब वो 10 सेकंड पे था 10 सेकंड बाद वो यहाँ पे पहुँच गया। तो हमने एवरेज वेलोसिटी तो निकाल दी A से B जाने में कितनी थी, लेकिन मान लो मैं पता लगाना चाहता हूँ कि भाई जब वो यहाँ पे था एक पर्टिकुलर पॉइंट, इन दोनों के बीच में कोई भी पॉइंट मान लो A डैश मान लेता हूँ मैं, तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पर एवरेज वेलोसिटी तो पता चल गया A से B गया 15 मीटर पर सेकंड थी, वो निकाल ली हमने। लेकिन अगर पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर अगर मुझे चाहिए कि कितनी वेलोसिटी है तो उसको बोलेंगे हम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की डेफिनेशन की अगर मैं बात करूँ तो वो इसी से होती है। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटीज को हम v से दिखाएंगे, दैट लिमिट डेल्टा t टेंड्स टू 0 और डेल्टा x बाई डेल्टा t। आपने ये लिमिट्स वाला चैप्टर मैथमेटिक्स में अगर नहीं पढ़ा है तो आपको एक बार पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि लिमिट्स को तो मैथ्स में ही समझा जा सकता है और अगर मैं यहाँ समझाने बैठूंगा तो इट विल बी वेरी डिफिकल्ट। तो लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 का मतलब होता है डेल्टा टी क्या होता है t2 माइनस t1, यानी t2 और t1 के बीच में जो डिफरेंस है ऑलमोस्ट 0 है, यानी t2 t1 एकदम कोइंसाइड ही कर रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर ही हैं, यानी हम एक उन दोनों के बीच में कोई डिफरेंस है ही नहीं, हम एक पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर हैं, इसलिए हम डेल्टा टी टेंड्स टू 0 और ये हो जाएगा आपका dx बाई dt। दिस इज द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। और d दिखाता है डेरिवेटिव को। तो डेरिवेटिव भी आपने आई गेस पढ़े होंगे, और अगर नहीं पढ़े तो मैथमेटिक्स में आपको ज़रूर पढ़ने को मिलेंगे। डेरिवेटिव्स के बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा कि डेरिवेटिव कैसे निकालते हैं, क्योंकि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के एक्सप्रेशन निकालने के लिए भी आपको डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन की ज़रूरत तो पड़ेगी ही। तो डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन आप ज़रूर पढ़िएगा। तो ये d जो है डेरिवेटिव दिखाता है, तो dx बाई dt ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है। तो
अगर मुझे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी किसी पर्टिकुलर उस पे चाहिए तो मुझे अगर x का एक्सप्रेशन पता है तो मैं बहुत ही आराम से निकाल सकता हूँ। चलिए हम एक छोटा सा एग्जांपल के साथ मैं आपको इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकाल के दिखाता हूँ। मैंने एनसीईआरटी की बुक में से एग्जांपल 3.2 जो कि एक सोल्ड एग्जांपल है वो लिया है आपको समझाने के लिए कि हम कैसे वेलोसिटी निकाल सकते हैं, एवरेज वेलोसिटी निकाल सकते हैं और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ऐसे कैसे निकाल सकते हैं। देखिए तो इसमें पोजीशन दे रखी है, पोजीशन का फंक्शन a प्लस बी टी स्क्वायर, जहाँ पर a और b की वैल्यूज दे रखी हैं। पहला क्वेश्चन है कि आप वेलोसिटी मतलब इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालिए 0 सेकंड के ऊपर और 2 सेकंड के ऊपर, और एवरेज वेलोसिटी निकालनी है बिटवीन 2 सेकंड एंड 4 सेकंड। तो हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। देखिए पोजीशन इज गिवन बाय a प्लस बी टी स्क्वायर, जहाँ t टाइम को दिखाता है। तो सबसे पहले तो हम निकालेंगे वेलोसिटी, एंड वेलोसिटी इज गिवन बाय dx बाय dt। और अगर हम इसका डेरिवेटिव करेंगे तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव तो 0 हो जाता है, तो b और t स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना होगा 2t, तो ये होगा आपका 2bt। दैट मीन्स वेलोसिटी इज गिवन बाय 2b इंटू t। अब अगर एट t इज इक्वल टू 0 वेलोसिटी कितनी हो जाएगी 0, यहाँ t की जगह 0 रखोगे तो, और t इज इक्वल टू 2 सेकेंड के ऊपर 2 सेकेंड पे रखोगे तो कितना होगा 2 इंटू बी की वैल्यू कितनी है आपकी 2.5 मीटर पर सेकेंड, और t की जगह हम क्या रखेंगे 2 और वो होगा मीटर पर सेकेंड। तो कितना होगा 2.5 5 दूनी 10 मीटर पर सेकेंड। ये देखिए हमने वेलोसिटी निकाल दी 0 सेकेंड के ऊपर भी 10 सेकेंड के ऊपर भी, यानी हमारे पास कि पोजीशन का फंक्शन था वहाँ से हमने वेलोसिटी निकाल ली। उसके बाद बी कांस्टेंट हमको पता ही था, बट टी की वैल्यू रखी। अब मुझे कितने में भी पूछे 0 2 3 4 5 10 20 100 किसी से मैं टी की वैल्यू पुट करता रहूँगा और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी यानी हम वेलोसिटी निकाल सकते हैं। उसके बाद हम दूसरे वाला सॉल्व करने की कोशिश करते हैं कि इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि एवरेज वेलोसिटी कितनी है बिटवीन 2 सेकेंड एंड 4 सेकेंड। देखिए एवरेज वेलोसिटी हम कैसे निकालते हैं, एवरेज वेलोसिटी हम निकालते हैं x2 माइनस x1 डिवाइडेड बाय t2 माइनस t1। अब यहाँ t1 जो है वो 2 सेकेंड है, t2 जो है वो 4 सेकेंड है, और अब हमको क्या निकालना है x2 और x1 निकालने हैं, और ये निकालने के लिए फंक्शन आपको दिया हुआ है ये देखिए। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं x1 x2 निकाल लेते हैं। x1 एट t1 कितना होगा, a की वैल्यू कितनी है 8.5 प्लस b की वैल्यू है 2.5 और t उसका स्क्वायर, t कितना है 2, t1 हमारा कितना है 2 सेकेंड है, t2 हमारा ये हमारा हम उसको t1 मानेंगे और इसको हम t2 मानेंगे। तो ये हो जाएगा हमारा 2 दूनी 4, 4 पंजे 20, 4 दूनी 8 और 2 10 और 8.5 मीटर, और ये हो जाएगा हमारा 18.5 मीटर। अगर हम x2 निकालेंगे एट t2 जो कि 4 सेकेंड है तो 8.5 प्लस 2.5 इंटू 4, 4 चौके 16, 16 पंजे 80, 8 16 दूनी 32 और 8 40, 40 और 8 48.5 मीटर। यानी x2 हमारा आ गया 48.5 और x1 18.5, t2 हमारा 4 है, t1 हमारा 2 है, और यहाँ से इस फॉर्मूले से क्या आ गया आपका, इसको कैलकुलेट कीजिए और जो वेलोसिटी की वैल्यू है दैट विल बी आवर एवरेज वेलोसिटी बिटवीन 2 सेकेंड एंड t2 इक्वल टू 4 सेकेंड। तो इस तरह से हम किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व
कर सकते हैं वेलोसिटी निकालने के लिए या इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालने के लिए। चलिए अब हम देखते हैं कि पोजीशन वर्सेस टाइम का ग्राफ वेलोसिटी की पॉजिटिव नेगेटिव होने पर कैसे होता है। जैसे हमारे वेलोसिटी का कैसे था, एवरेज वेलोसिटी दैट वाज गिवन बाय x2 माइनस x1 डिवाइडेड बाय t2 माइनस t1। अगर मैं t1 को 0 मान लूँ 0 सेकेंड और t2 को अगर मैं t मान लूँ तो जो हमारी मेरी पोजीशन x1 होगी उसको मैं x0 मानूंगा और x2 को मैं x मानूंगा। तो ये फॉर्मूला क्या हो जाएगा, v दिस इज इक्वल टू x माइनस x0 और t माइनस 0, यानी x माइनस x0 और t, यानी यहाँ से ये होगा x माइनस x0 इज इक्वल टू v इंटू टी, यानी यहाँ से x क्या आ जाएगा आपका x0 प्लस वी टी। तो ये इक्वेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको मैं ऊपर लिख लेता हूँ, x इज इक्वल टू x0 प्लस वी टी। इस इक्वेशन की हेल्प से हम पोजीशन वर्सेस टाइम के ग्राफ को एक्सप्लेन कर सकते हैं। ये xt ये ओरिजिन है, ये पोजीशन वर्सेस टाइम की ऑब्जेक्ट की पोजीशन टाइम के साथ कैसे चेंज होती है ये ग्राफ बताता है। तो मान लेते हैं 0 पे पोजीशन x0 ये वाली है। अब अगर v इज पॉजिटिव, जो वेलोसिटी है एवरेज वेलोसिटी अगर वो पॉजिटिव है तो हमारा ग्राफ कैसा होगा, कुछ ऐसा होगा। अगर v इज नेगेटिव, भाई अगर नेगेटिव होगी तो ऑफ कोर्स तो ग्राफ ऐसा होगा। और केस 3 अगर v 0 हो तो क्या होगा, अगर v 0 हुआ यानी वेलोसिटी अगर 0 हुई तो इसका मतलब ये होगा कि ऑब्जेक्ट की पोजीशन टाइम के साथ चेंज ही नहीं हो रही। ये v इज इक्वल टू 0 के ऊपर होगी। तो ये v पॉजिटिव का ग्राफ है, ये v नेगेटिव जब नीचे की तरफ आ, और ये v इज इक्वल टू 0 जब वेलोसिटी 0 होगी, इसका मतलब ऑब्जेक्ट रेस्ट के ऊपर है, उसकी पोजीशन टाइम के साथ चेंज हो ही नहीं रही। तो ये तीनों ग्राफ हैं। तो इस तरह के ग्राफ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी पूछे जा सकते हैं और आपके बोर्ड एग्जाम में भी इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो ये आपको समझना चाहिए और पता भी होना चाहिए। उसके बाद हम बात करते हैं स्पीड की। स्पीड और वेलोसिटी में फ़र्क होता है और वो क्या होता है वो अभी मैं आपको बताता हूँ। स्पीड क्या होती है, जैसे वेलोसिटी को तो हमने बताया भाई डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी, लेकिन जो स्पीड होती है ना वो होती है टोटल डिस्टेंस कवर्ड डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। जो स्पीड होती है वो एक स्केलर क्वांटिटी होती है, उसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती, जबकि वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी होती है और उसकी एक डायरेक्शन होती है। स्पीड कभी भी ना तो नेगेटिव हो सकती, लेकिन जो आपका वेलोसिटी है वो नेगेटिव हो सकती है। उसके बाद स्पीड टोटल डिस्टेंस देखती है और वेलोसिटी जो है वो डिस्प्लेसमेंट पे डिपेंड करती है। ये टोटल डिस्टेंस जो है आपका एक पाथ लेंथ ही है, जो लेक्चर के शुरू में मैंने आपको बताया था। उसके बाद हम एक्सेलरेशन के बारे में पढ़ते हैं कि एक्सेलरेशन क्या होता है। एक्सेलरेशन का मतलब होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद टाइम, कि मतलब वेलोसिटी टाइम के साथ कैसे चेंज होती है वो हमारा एक्सेलरेशन ही बताता है। एक्सेलरेशन को हम जनरली ए से दिखाते हैं, दैट इज v बाई टी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो एवरेज जो एक्सेलरेशन है उसको हम डेल्टा एक्स बाई डेल्टा v बाई डेल्टा टी से दिखाते हैं, और जो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन है a उसको डेल्टा टी टेंड्स टू 0 और डेल्टा v बाई डेल्टा टी। यानी तो एक्सेलरेशन का मतलब होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद
टाइम। तो एक्सेलरेशन के बारे में हम ज़्यादा डिटेल में अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। तो आज के लेक्चर के लिए हम यहीं पर रुकते हैं। तो अगर समरी में हम देख लेते हैं आज हमने क्या क्या पढ़ा। सबसे पहले हमने देखा कि मोशन क्या होती है, उसके बाद देखा कि पोजीशन क्या होती है, पाथ लेंथ क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, फिर हमने देखा वेलोसिटी क्या होती है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होती है, और फिर हमने देखा कि एक्सेलरेशन क्या होता है। तो अगले लेक्चर में हम एक्सेलरेशन के बारे में डिटेल्स में पढ़ेंगे, कुछ एग्जांपल्स भी हम स्टडी करेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें, और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।